हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी एक्सप्लेनेशन। किसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन? ज्योग्राफी के चैप्टर 5 यानी प्राथमिक क्रिया का थ्योरी एक्सप्लेनेशन, प्राइमरी एक्टिविटीज का थ्योरी एक्सप्लेनेशन। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन से नहीं पूछा गया हो, इसलिए आप लोग ध्यान से लगन से देखिए और ध्यान से सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक क्रिया क्या चीज होती है? चैप्टर का नाम क्या है? प्राथमिक क्रिया। तो उसके सबसे पहले समझना है कि प्राथमिक क्रिया क्या चीज होता है। इससे भी पहले हमको यह समझना है कि आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या चीज होती है। आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी मानव द्वारा की जाने वाली वह सारी क्रियाएं जिससे आय यानी इनकम की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। अर्थात मानव की वह सारी क्रियाकलाप जिससे आय की अर्जित होती है, प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी मानव द्वारा वह सारे क्रियाकलाप, वह सारा काम, वह सारे क्रियाएं जिससे मतलब आय की प्राप्ति होती है, जिससे आय प्राप्त करके, अर्निंग करके यानी मुद्रा अर्जित करके क्या करते हैं? अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, निर्वाह करते हैं। वो सारे काम क्या कहलाएंगे? आर्थिक क्रिया कहलाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति अपने बाग में काम करता है तो वो क्या कहलाएंगे? आर्थिक क्रिया कहलाएंगे। एक अध्यापक द्वारा बच्चे को पढ़ाना, यह पढ़ाना क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया, क्योंकि यह पढ़ा करके अध्यापक क्या करते हैं? आय यानी इनकम की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। ये सारे क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। अब आगे आपको बताया जा रहा है कि मानवीय क्रियाओं को अर्थात आर्थिक क्रियाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है। मानवीय क्रिया उसी को कहते हैं आर्थिक क्रिया या फिर आर्थिक क्रिया जिसको क्या कहते हैं? मानवीय क्रिया। यानी ये दोनों सेम है। ठीक है। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मानवीय क्रिया को ही क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। और ये आर्थिक क्रिया को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि मानवीय क्रिया अर्थात आर्थिक क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, या फिर मानवीय क्रियाओं को या फिर आर्थिक क्रियाओं को विभाजित करें, या फिर उसकी व्याख्या करें, या फिर एक्सप्लेनेशन करें। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए चलिए। इससे ज्यादा शॉर्ट्स नोट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा शॉर्ट नोट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए चलिए। चलिए 4 प्रकार के होते हैं, 4 वर्ग में विभाजित किया गया है आर्थिक क्रिया को। प्राथमिक क्रिया जैसे कि कृषि हो गया, द्वितीय क्रिया जैसे निर्माण उद्योग हो गया, तृतीय क्रिया जैसे कि इसमें उत्पादन और विनिमय दोनों पर सम्मिलित है। यानी तृतीय क्रिया में उत्पादन भी यानी प्रोडक्शन और विनिमय, एक तरह से लेन देन जो होता है, क्रय विक्रय विनिमय, एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर आयात निर्यात जो है इसी में सम्मिलित है। किसमें? तृतीय क्रिया में। उसके बाद होता है चतुर्थ क्रिया जैसे सूचना आधारित क्रियाएं। सूचना आधारित क्रियाएं जो है किसमें आते हैं? चतुर्थ क्रिया में आते हैं। इस तरह से 4 वर्ग हो गया आर्थिक क्रिया या फिर मानवीय क्रिया का। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्राथमिक क्रिया, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? प्राथमिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सॉरी प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रिया। ठीक है। तो चलिए प्राथमिक क्रिया क्या होती है? देखिए 4 वर्ग होते हैं। 4 वर्ग में से पहला वर्ग प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक यानी वातावरण पर निर्भर है। यानी प्राथमिक क्रिया जो भी है डायरेक्टली वो किस पर निर्भर है? नेचुरल पर निर्भर है, पर्यावरण पर निर्भर है। ठीक है। ये सारी क्रियाएं, यह क्रियाएं पृथ्वी के संसाधनों जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, एक तरह से भवन निर्माण आदि के उपयोग के विषय में बताती है। ये जो होता है प्राथमिक क्रिया किसके विषय में बताती है? जल, भूमि, वनस्पति, भवन निर्माण आदि के विषय में बात करती है। आदि के विषय में एक तरह से उपयोग कैसे किया जाए इसका, उसके विषय में बताती है। कौन? प्राथमिक क्रिया। इसकी क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि भोजन संग्रहण, पशु चारण, मछली पालन, आखेट यानी शिकार, लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित है। ये सारे आपको याद रखना है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि भोजन संग्रहण क्या होता है, आखेट क्या होता है, पशु चारण क्या होता है, और उसके बाद कृषि और खनन कार्य क्या होता है। ये सारे चीज हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है। फिलहाल आप लोग को ये याद रखना है कि प्राथमिक क्रिया में कौन कौन सा काम आते हैं, कौन कौन से क्रिया आते हैं? भोजन संग्रहण, पशु चारण, मछली पालन, आखेट यानी शिकार, लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन। आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ दिए जाएंगे कि ये सारे एक कार्य दे देंगे, मछली पालन दे देंगे तो कहेंगे कि ये कौन सा कैटेगरी में आता है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया या फिर तृतीय क्रिया या फिर चतुर्थ क्रिया। तो आपको क्या आंसर देना है? मछली पालन प्राथमिक क्रिया में आता है। ये सारे क्रिया आपको याद रखना है, नोट बनाते हुए जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से बना करके पूछ दिया जाए आपको कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए चलिए। चलिए समझ लिए प्राथमिक क्रिया क्या होता है। अब हम समझते हैं द्वितीय क्रिया। अब प्राथमिक क्रिया जो होते हैं, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं? आखेट के बारे में आप लोग बताया अभी। आखेट क्या होता है? एक तरह से आखेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जो कृषि होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक क्रिया, मछली पालन क्या होता है इसे पढ़ेंगे। पशु चारण अंतर और भोजन संग्रहण क्या होता है। ठीक है। चलिए डिटेल्स से पढ़ते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप यानी प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग कार्य क्षेत्र से बाहर होने के कारण उसे लाल श्रमिक यानी लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। यानी प्राथमिक क्रिया क्या क्या हो? कौन सा कार्य हो गया? कृषि कार्य हो गया। कृषि कार्य कोई घर में बैठ के करता है क्या? नहीं, वह घर से बाहर जाके करता है, यानी कार्य क्षेत्र उसका क्या होगा? बाहर होगा। ठीक है। वही सारे यानी एक तरह से प्राथमिक क्रियाकलाप को करने वाले लोग यानी मजदूर लोग जो होते हैं वह एक तरह से क्या कहलाते हैं? लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो कार्य क्षेत्र जो होता है वह घर से बाहर होता है, जिसके कारण उसको नाम दिया गया है लाल कॉलर श्रमिक का। ठीक है। अब हम समझते हैं आखेट क्या होता है, यानी हंटिंग। आखेट का जो अर्थ होता है मतलब होता है जंगली
पशु पक्षियों का शिकार कर उन्हें भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करना, यानी शिकारी करना, हंटिंग करना। सिंपल सी बात है, हंटिंग क्या होता है, शिकारी क्या होता है, ये सब समझते हैं। आखेट का मतलब सीधा मतलब ये होता है कि जंगल में जो भी एक तरह से है, जो भी जानवर है, जो भी पशु पक्षी है, उसका शिकार करके उसको एक तरह से अपने भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, आखेट कहलाता है। उसके बाद होता है आखेटक। आखेट करने वाले को क्या कहेंगे, आखेटक। हंटिंग करने वाले को क्या कहेंगे, हंटर कहेंगे। यानी आखेट करने वाला अर्थात जंगली पशु पक्षियों का शिकार करने वाले को क्या कहते हैं, आखेटक कहते हैं। जैसे आदिम कालीन मानव, यानी आदिम कालीन जो मानव थे वो क्या करते थे, जंगली पशु पक्षी का शिकार करके उसको एक तरह से भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते थे, तो वो क्या कहलाएंगे, आखेटक कहलाएंगे, हंटर कहलाएंगे। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं मानव सभ्यता के शुरुआती युग यानी इरा। युग मतलब क्या होता है, इरा। मानव सभ्यता के शुरुआती युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के दो कार्य करते थे। जीवन निर्वाह करने के लिए आदिम कालीन जो मानव होते थे, जंगल में जो रहते थे, वो कौन सा कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करते थे, दो काम करते थे। पहला काम पशु पक्षियों का शिकार करते थे, दूसरा जो काम है समीप यानी बगल के जो जंगल होते थे उसमें जो खाने योग्य के जो पौधे होते थे, मूल कंद जो होते थे, उसको जमा करके इकट्ठा करके उसी पर आश्रय देते थे, उसी को खाते थे। ठीक है, इस तरह से दो काम पर निर्भर रहते थे, दो काम करके जीवन निर्वाह करते थे। कौन, आदिम कालीन मानव। कौन सा युग में, शुरुआती युग में, यानी शुरुआती इरा में, यानी एक तरह से स्टार्टिंग इरा जो होता है, शुरुआती युग में आदिम कालीन मानव दो काम करते थे अपना जीवन को गुजर बसर करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए। ठीक है, ये समझ लिया। अब आगे समझते हैं प्राचीन काल के आखेटक जो स्थिर होते थे, यानी प्राचीन काल के जो आखेटक यानी हंटर होते थे, वो जो शिकारी करते थे, पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर का उपयोग करते थे। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है या फिर 2 नंबर 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल के आखेटक जो है वो किसका इस्तेमाल करते थे आखेट करने के लिए। तो किसका इस्तेमाल करते थे, पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर का इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे। संग्रहण का मतलब क्या होता है, संग्रहण का जो आता है कौन सा, भोजन संग्रहण कौन सा कार्य में आता है, प्राथमिक क्रिया में आता है। ठीक है, लेकिन हम संग्रहण के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। यानी संग्रहण को अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। यानी संग्रहण का शाब्दिक अर्थ होता है संग्रह, यानी कलेक्ट करना, जमा करना, इकट्ठा करना। ठीक है, भोजन संग्रहण विश्व के 2 भागों में किया जाता है। यानी ये संग्रहण का मतलब मैंने आप लोग को यहाँ बता दिया क्योंकि यहाँ संग्रहण वर्ड यहाँ यूज हुआ है। ठीक है, यानी भोजन संग्रहण जो होता है विश्व के 2 भागों में किया जाता है। पहला भाग है उच्च अक्षांश के क्षेत्र, दूसरा भाग है निम्न अक्षांश के क्षेत्र। अब उच्च अक्षांश के क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र है, इसमें नॉर्थ कनाडा यानी एनसी, यानी नॉर्थ कनाडा, उत्तरी कनाडा जिसको कहते हैं, नॉर्थ यूरेशिया यानी उत्तरी यूरेशिया और साउथ चिली आते हैं। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं कि उच्च अक्षांश के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। ऑब्जेक्टिव के रूप में एक देश का नाम दे देगा आपको, तो आप वहां आपको सही ढंग से टिक लगाना है। अगर नहीं लगाए तो 1 नंबर फिर क्रॉस 1 नंबर चल जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और नोट बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, कलेक्शन जो किए जाते हैं यानी भोजन का जो संग्रहण किया जाता है विश्व में कितने भाग में, 2 भाग में। उत्तर उच्च अक्षांश के क्षेत्र में इसमें कौन कौन सा देश आते हैं समझ लिए। उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है निम्न अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आते हैं। ठीक है, निम्न अक्षांश में आते हैं। ठीक है, ये 2 क्षेत्र हुआ भोजन संग्रहण का विश्व के क्षेत्र में, विश्व लेवल में। ठीक है, पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र, इस प्रकार आप नोट बनाते हुए चलिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया जा रहा है कि संग्रहण 3 पैमाने पर किया जाता है। यानी कलेक्शन जो होता है भोजन का जो संग्रहण किया जाता है 3 पैमाने पर किया जाता है। सिर्फ आपको यह नाम याद रखना है, कितने पैमाने पर, 3 पैमाने पर। पहला जो पैमाना है जीविकोपार्जन, दूसरा है वाणिज्यिक, तीसरा है संगठित। यानी 3 पैमाने पर, 3 पैमाने के आधार पर संग्रहण यानी कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, अब आगे आपको समझना है कि पौधे के विभिन्न भागों का इस्तेमाल, यानी पौधे के जो विभिन्न भाग है उसका उपयोग कौन सा किसमें किया जाता है। कॉर्क जो होता है, कॉर्क का बनाने के लिए जो आप यूज करते हैं, कॉर्क जो खेलने के लिए, वो जो टेनिस कैसे मतलब खेलता है जो, वो कॉर्क जो होता है वो उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पत्ती का उपयोग किया जाता है। यानी पौधे के पत्तियों का उपयोग किया जाता है कॉर्क बनाने के लिए। कुनेन के लिए जो होता है छाल का उपयोग किया जाता है, यानी छाल का उपयोग साथ ही साथ चमड़ा के लिए, मतलब कुनेन के लिए छाल का उपयोग होता है और छाल जो होता है साथ ही साथ क्या के लिए होता है, चमड़ा के लिए भी होता है। पेड़ के तने का उपयोग बलाटा, गोंद और राल बनाने के लिए होता है। आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि पेड़ के तने का उपयोग किस किस में होता है, बलाटा, गोंद या फिर राल। अगर तीनों दे देगा तो तीनों अगर दे देगा तो इनमें सभी होगा, इनमें से अगर एक देगा तो इसको आपको राइट आंसर लगाना है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में या फिर सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछे जा सकते हैं कि पेड़ के विभिन्न भागों का उपयोग के लिखें, यानी पेड़ के विभिन्न भागों के उपयोग को लिखें। आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में यानी फिर सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग सेंसरली एक तरह से ध्यानपूर्वक उसको पढ़िए और एक तरह से ध्यानपूर्वक इसको ध्यान में रखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, पेड़ के तने का उपयोग बालाटा, गोंद और राल बनाने के लिए किया जाता है। अब आगे बढ़ते च्युइंगम के बारे में। च्युइंगम जो आप खाते हैं, जो चबाते हैं। ठीक है, च्युइंगम क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, देखिए च्युइंगम खाने अथवा चबाने के बाद जो शेष बचता है
उसको कहते हैं चिकल। क्या कहते हैं? जिसको चिकल कहते हैं, जिसको एक तरह से गुब्बारे के जैसा फुलाया जाता है। यानी गुब्बारा खाने के बाद क्या करते हैं कि बहुत सारे जो होते हैं आदमी उसको खाने के बाद गुब्बारा का एक तरह से बबल के जैसा फुलाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? चिकल कहते हैं। उसके बाद जो शेष जो बता जो रिमाइंडर में जो बच जाता है उसी को फुलाते हैं एक तरह से गुब्बारे के जैसा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? चिकल कहते हैं। और ये च्युइंगम जो चबाते हैं, च्युई का अर्थ होता है चबाना, च्युई CHEW, च्यू का मतलब क्या होता है? चबाना, ठीक है, च्युई से बना है च्युइंगम। इसको जो बनता है, ये जो बनता है च्युइंगम, ये किससे बनता है? जेपोटा का वृक्ष, जेपोटा का वृक्ष के दूध से, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं कि च्युइंगम जो बनता है किस वृक्ष के दूध से बनता है, तो जेपोटा का वृक्ष जो होता है उसी का दूध से बनता है, ठीक है, कौन? च्युइंगम। अब आगे पढ़ना है आपको प्रमुख एरियाज, ठीक है। यहाँ आपका एंट्री होता है, बहुत धाकर एंट्री होता है, ठीक है। यहाँ को एक तरह से बढ़िया से देखिए प्रमुख एरियाज यानी मेन एरियाज कौन कौन से हैं? पशुचारण, उसके बाद चलवासी पशुचारण। हर्डिंग जो होता है पशुचारण, इसमें क्या होता है? सिंपल सी बात है, पशु को पालना, उसका एक तरह से आर्थिक क्रिया के आर्थिक मदद के लेने के लिए पशुचारण यानी पशु को पालना ही क्या कहलाता है? पशुचारण कहलाता है, ठीक है। पशुचारण तो आप समझते हैं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए कि पशुचारण क्या है, तो आपको किस प्रकार डिफिनेशन देना है, किस प्रकार उसको एक तरह से आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। पशुओं का अपनी आय अथवा भोजन प्राप्ति करने के उद्देश्य से पालन पोषण करना पशुचारण कहलाता है। सिंपल सी बात है कि पशु का पालन भोजन प्राप्ति करने के उद्देश्य से या फिर आय की प्राप्ति करने के उद्देश्य से जो पालन किए जाते हैं, एक तरह से पोषण किए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पशुचारण कहलाता है, ठीक है। पशुचारण तब शुरू हुआ जब आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह यानी आदि मानव, यानी आदि मानव क्या कहते थे? मैं इसी वीडियो में अभी बताया जस्ट 2 मिनट पहले कि ये जो एक आदि मानव जो थे वो किस पर निर्भर रहते थे? आखेट पर निर्भर रहते थे, एक तरह से शिकारी करते थे। आखेट का मतलब क्या होता है? हंटिंग यानी शिकार करना, जंगली पशु पक्षी को मारना, ठीक है। पशुचारण तब शुरू में एक तरह से तब शुरू हुआ जब आखेट पर निर्भर रहने वाले आदि मानव यानी कौन निर्भर रहते थे? आदि मानव ही निर्भर रहते थे, अथवा मानव ने यह महसूस किया कि केवल आखेट पर निर्भर रहने से भरण पोषण नहीं हो सकता, तब पशुचालन या फिर पशुचारण व्यवसाय के बारे में सोचा। यानी जब आदमी को लगने लगा, ये लोग जब आदि मानव को लगने लगा कि जिस तरह से हम लोग एक तरह से शिकार कर रहे हैं, जिस तरह से आखेट कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जंगल में एक भी पशु नहीं बचेगा, एक भी कोई ऐसा चीज नहीं बचेगा जिससे हम लोग एक तरह से अपना भोजन एक तरह से कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए वो लोग को ये चीज महसूस हुआ, ये चीज एहसास हुआ, फीलिंग हुआ, जिसके कारण वो लोग सोचा कि नहीं, हम लोग को इस तरह से मारना नहीं है। अगर ऐसे ही मारते रहेंगे ये पशु पक्षी को, तो एक दिन ऐसा आएगा ये पूरा तरह से विलीन हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, हम लोग को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। जिसके कारण वो लोग को एक तरह से एहसास हुआ और आगे चल के ये सोच जो हुआ, ये जो एहसास हुआ, ये महसूस हुआ, आगे चल के ये महसूस किस में एक तरह से ये सोच दिया कि नहीं, अब क्या होना चाहिए? पशुचारण होना चाहिए, यानी पशु का पालन पोषण किया जाना चाहिए। उसी समय से क्या होने लगा कि पशुचारण यानी पशुचारण व्यवसाय के विषय में सोचा गया, ठीक है। अब समझ लिए पशुचारण यानी हर्डिंग क्या होता है। अब आगे समझना है कि चलवासी पशुचारण। चलवासी का मतलब होता है चलने वाला, ठीक है। चलवासी पशुचारण, ये चलवासी का मतलब क्या होता है? चलने वाला, यानी चलवासी पशुचारण अब क्या होता है? देखिए, यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। आपको क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया कि पशुचारण से आप क्या समझते हैं, चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं। चलवासी पशुचारण ये जो होता है, ये एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। ये रहा है मतलब क्या है कि ये शुरू से रहा है, अभी नहीं। प्राचीन जैसे कि चलवासी पशुचारण जो है शुरू से यानी पहले से ही प्राचीन में जीवन निर्वाह का एक तरह से व्यवसाय रहा है, बिजनेस रहा है, जिसमें पशुचारक यानी पशुचारक का मतलब क्या हो गया भाई? यानी आदमी जो पशु का चालन करते हैं, यानी एक तरह से पशु को चराते हैं, अपने भोजन वस्त्र, उसके बाद क्या है वस्त्र, उसके बाद जो है चरण यानी औजार और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर करते थे, ठीक है। चलवासी पशुचारण में जो ये होते थे पशुचारक, वो सारे चीज के लिए, भोजन के लिए भी, कपड़ा के लिए भी, और औजार और यातायात के लिए भी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते थे? पशु का इस्तेमाल करते थे। उसी को क्या कहते हैं? चलवासी पशुचारण कहते हैं। वह अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता तथा गुणवत्ता के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते थे, जिस कारण उसका नाम क्या पड़ गया? चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण क्या करते भाई? पानी और एक तरह से गुणवत्ता के अनुसार या फिर चारागाह के अनुसार, जहां एक तरह से जंगल होंगे, जहां पे पेड़ पौधे वो जो खाते हैं पशु, जो एक तरह से जहां उपस्थित होते थे वहीं चल जाते थे चल करके, जिसके कारण उसका नाम क्या पड़ गया? चलवासी पशुचारण, ठीक है। अब समझ लिए पशुचारण क्या होता है, चलवासी पशुचारण क्या था, ठीक है। अब आगे आपको समझाया जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है, कौन कौन सा जो मेन पशु ये पाले जाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अफ्रीका में जो है गाय बैल प्रमुख पशु है। आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अफ्रीका में कौन कौन सा जो है एक तरह से मुख्य पशु है, ठीक है, कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के रूप में आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को सूचित कर देता हूं जहां जहां से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अफ्रीका में गाय बैल
प्रमुख पशु है। और सहारा यानी सहारा डेजर्ट का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। सहारा डेजर्ट एवं एशिया के मरुस्थलों में जो होता है भेड़, बकरी और ऊंट पाला जाता है, ठीक है। ये आपको लाइन आपको याद रखना है। सहारा यानी सहारा का मतलब होता है सहरा। सहारा जो है सहरा अरबी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मरुस्थल यानी डेजर्ट। सहारा का मतलब क्या होता है? डेजर्ट यानी मरुस्थल। और तिब्बत और एंडीज यानी तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय भागों में याक और लामा पाला जाता है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय क्षेत्रों में पाला जाता है याक, लामा, बैल, गाय या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको आंसर क्या देना है? याक और लामा पाला जाता है किस क्षेत्र में? तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय भागों में, पर्वतीय क्षेत्र में। आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेनडियर पाला जाता है, ठीक है। आर्कटिक जो क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र और उत्तरी ध्रुव क्षेत्र जो है इसमें कौन सा पशु पाले जाते हैं? रेनडियर पाले जाते हैं, ठीक है। आप लोग यहां से कनेक्ट कर लीजिए, यहां से एक तरह से ध्यान से पढ़िए जो जो क्षेत्र होते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र में कौन कौन सा पशु पाले जाते हैं, यहां एक तरह से डिटेल से मैं आप लोगों को बता दिया गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलवासी पशुचारण के जो 4 एक तरह से प्रकार यानी चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र है भाई? चलवासी पशुचारण तो होता है, ये क्या चीज होता है ये तो आप समझिए, लेकिन इसके क्षेत्र है कौन कौन सा प्रमुख क्षेत्र है? उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक। दूसरा जो क्षेत्र है यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश। तीसरा जो क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका तथा मेडागास्कर द्वीप पर है, ठीक है। ये चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसको भी नोट बनाने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपको ये जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ज्यादा अगर क्वेश्चन टफ रहेगा तो एक तरह से मार्क्स भी ज्यादा रहता है उसमें, ठीक है। यानी हाई वेट का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो उसमें ज्यादा मार्क्स भी रहता है, ठीक है। इसलिए आपको अगर पूछा जाएगा चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्रों का नाम लिखें या फिर चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करें तो आपको ये 1 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन के रूप में नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन अगर हैवी पूछा जा रहा है तो वहां समझ जाइए वहां मार्क्स भी आपको ज्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग एक तरह से नोट्स बनाने का कोशिश कीजिए। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीपीय जो होता है मंगोलिया तक जो मध्य चीन तक जाता है, ठीक है। तीसरा क्षेत्र है दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका तथा मेडागास्कर द्वीप पर है। दूसरा जो है यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश है, ठीक है। समझ गए आप चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र। अब आगे आपको समझना है ऋतु प्रवास। ये ऋतु प्रवास यानी सीजन माइग्रेशन क्या होता है? प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। ऋतु प्रवास, अब ये क्या होता है? ऋतु में बदलाव के कारण प्रवास करना पड़ता है यानी ऋतु में बदलाव आ गया, खूब बारिश हो गया, खूब धूप पड़ रहा, खूब आंधी तेज तूफान जो हो रहा है, ये सब क्या है? ऋतु में बदलाव आता है यानी एक तरह से चेंजिंग आता है। ऋतु में बदलाव के कारण प्रवास करना ऋतु प्रवास कहलाता है। यानी ऋतु के कारण जो एक तरह से मौसम होता है, जो सीजन होता है, इसी के कारण जो प्रवास करते हैं एक जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं, इसी का मतलब क्या होता है? ऋतु प्रवास, ठीक है। प्रवास का अर्थ क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना, मौसम के अनुसार स्थान में परिवर्तन करना, ठीक है। गर्मियों के दिनों में पशुचारक जो होते हैं मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर चल जाते हैं। ये लाइन आपको याद रखना है। गर्मी के दिनों में पशुचारक कहां से कहां चल जाते हैं? मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर चल जाते हैं। कौन? पशुचारक। और भारतीय हिमालय में जो है भारत के हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों का समूह जो है ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के मौसम में क्या करते हैं? मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं। ग्रीष्म काल में क्या करते हैं कि मैदानी क्षेत्र से कहां चल जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में चल जाते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में मैदानी क्षेत्र में खूब ज्यादा गर्मी होता है यानी खूब एक तरह से खूब गर्मी पड़ता है, जिसके कारण गर्मी सहन नहीं कर पाता, जिसके कारण हम लोग कहां चल जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में चल जाते हैं। ऋतु प्रवास क्या होता है? सीजन माइग्रेशन, यानी सीजन के कारण जो माइग्रेशन होता है उसको क्या कहेंगे? सीजन माइग्रेशन। ऋतु के कारण जो प्रवास होता है उसको क्या कहते हैं? प्रवास। ऋतु प्रवास। प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। उसके बाद जो होता है गर्मियों के दिनों में पशुचारक जो एक तरह से मैदान से कहां चल जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके एक तरह से अनुकूल एक तरह से माहौल वहां मिल जाता है। अब आगे आपको समझना है चलवासी पशुचारकों की संख्या घट रही है। क्यों घट रही है भाई? 2 कारण है। सीमा यानी राजनीतिक सीमा का अधिरोपण, कई देश द्वारा बस्तियों का योजना बनाना, ठीक है। यानी राजनीतिक सीमा जो है जिसके कारण ये जो है चलवासी पशुचारक की जनसंख्या घट रही है, इसके 2 कारण है। राजनीतिक सीमा का अधिरोपण, कई देश द्वारा जो होता है बस्तियों का योजना बनाना। राजनीतिक सीमा अधिरोपण का मतलब ये होता है कि अब चलवासी पशुचारण जो है पहले क्या होते थे कि कोई भी सीमा नहीं होती थी, कोई बॉर्डर नहीं होता था। अगर इधर से अगर कोई ये दूसरा देश है, ये अगर तीसरा, ये पहला देश है, ये दूसरा देश है, ठीक है। अगर ये यहाँ का अगर पशुचारक चाहेगा कि हम बॉर्डर पार करके यहाँ का जो घास
से यहाँ जो ये जो पशुचारण का एक तरह से व्यवस्था यहाँ करके चराएंगे तो नहीं होगा। यहाँ का अगर चाहेगा, यहाँ का पशुचारक का चाहेगा दूसरा देश का, तो यहाँ अगर बॉर्डर पार करके चराएंगे, यहाँ जाके चराएंगे तो नहीं होगा। मतलब ये लोग क्या होगा कि यानी सीमा यानी बॉर्डर लगा दिया है, जिसके कारण जो होता है चलवासी पशुचारकों की संख्या घट रही है, क्योंकि उसको एक तरह से लिमिट कर दिया गया है। उसका जो एक तरह से स्वतंत्र रूप से होकर के वो एक तरह से पशु को नहीं चरा सकता, जिसके कारण चलवासी पशुचारकों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। दूसरा है कई देश द्वारा बस्तियों को योजना बनाना, यानी बहुत सारे देश हैं जैसे कि चाइना हो गया, तिब्बत को हड़प करके क्या किया उन्होंने, भारत के, हमारे प्यारे देश भारत के तिब्बत को हड़प करके वहां क्या किया, मतलब जो वहां अभी बस्तियां बसा रहे हैं, बस्ती बसा रहे हैं, अपने लोगों को ला करके वहां बसा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि एक तरह से बस्तियां बनाने की योजना हो रही है, जिसके कारण क्या होता है कि चलवासी पशुचारकों की संख्या घट रही है। इसके दो कारण है, ठीक है। चलवासी पशुचारकों की घटने की संख्या के कारण, यानी सॉरी, चलवासी पशुचारकों की संख्या का घटने का कारण का व्याख्या करें। आपको बोर्ड एग्जाम में कभी भी किसी टाइप के भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, घुमा फिरा करके आपको सिर्फ थ्योरी क्लियर रखना है, ठीक है। अब आगे चलना है, आगे आपको बताया जा रहा है कि वाणिज्य पशुधन पालन ये क्या होता है। देखिए ये वाणिज्य पशुधन पालन जो होता है, वाणिज्य का मतलब समझ जाइए, पूर्विया पैसा का बात आप यहाँ आ गया, ठीक है। यानी तो थोड़ा सा एक तरह से हाई क्वालिटी का होता है। वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है कि चलवासी पशुधन यानी चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान होता है, ठीक है। इसमें जो होता है पशुधन यानी पशु पालने का जो एक तरह से व्यवस्था होता है बहुत अच्छा होता है। किसके मुकाबले में, किसके, चलवासी पशुचारण के मुकाबले में, किसमें, वाणिज्य पशुधन पालन में। और इसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है, जिसको क्या कहते हैं, यानी पूंजी प्रधान, इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा पूंजी लगाया जाता है। ये वेस्टर्न संस्कृति यानी वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है, यानी जो एक तरह से वेस्टर्न यानी पश्चिमी देश जो एक तरह से ये कल्चर अपनाते थे, एक तरह से पशुधन यानी पालन यानी वाणिज्य पशुधन पालन, वो लोग जो एक तरह से करते थे, पशुओं का एक तरह से पालन पोषण करते थे, उसी को क्या कहते हैं, वाणिज्य पशुधन पालन। और ये जो प्रभावित है वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है। इसमें क्या होता है कि इसमें अस्थायी और विशाल होते हैं, इसमें जो फॉर्म होते हैं अस्थायी और विशाल होते हैं तथा छोटे छोटे इकाई में बटे होते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा फॉर्म हो गया, उसमें उसी में बहुत सारा छोटा छोटा फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण यानी ये अस्थायी होता है। यानी अस्थायी का मतलब ये हुआ कि जो पशु होते हैं उसको एक ही जगह रखा जाता है, उसको चारा ला के दिया जाता है दूसरा जगह। ये नहीं कि चलवासी पशुचारण के जैसा यहाँ चारा हो गया, यहाँ खत्म हो गया तो दूसरा जगह चल के चले गए, ऐसा नहीं होता है। किसमें, वाणिज्य पशुधन पालन में, ठीक है। अब ये होता है इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। ये बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वाणिज्य पशुधन पालन में कितने प्रकार के पशु पाले जाते हैं, 1 2 3 या फिर नन ऑफ दिस, 1 2 3 या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको क्या आंसर लगाना है, एक। यानी वाणिज्य पशुधन पालन में कितने प्रकार के पशु पाले जाते हैं, एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख जो पशु है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रमुख पशु कौन कौन सा है वाणिज्य पशुधन पालन में। पशु हो गया, भेड़ हो गया, भेड़ हो गया, बकरी, गाय, बैल, ये सब क्या है, घोड़े जो है, ये प्रमुख पशु है वाणिज्य पशुधन पालन के। इसमें जो होता है पशुओं का पालन पोषण एवं प्रजनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, यानी साइंटिफिक मेथड से इसमें एक तरह से तैयार किया जाता है पशुओं को, या एक तरह से प्रजनन के लिए, या फिर पशु जो होता है पालन जो पोषण होता है वाणिज्य पशुधन पालन में, प्रजनन जो होता है एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से कराया जाता है। किसमें, वाणिज्य पशुधन पालन में। और क्या खासियत है, देखिए इनमें जो होता है, इनमें इसका जो उद्देश्य होता है वाणिज्य पशुधन पालन का, इनसे मांस प्राप्त करना, खाल यानी चमड़ा होता है, लेदर जिसको कहते हैं, और उनको वैज्ञानिक तरीकों से संशोधित कर डब्बा में बंद करके विश्व के अनेक बाजारों में निर्यात किया जाता है। यानी वाणिज्य पशुधन पालन से क्या होता है कि जो पशु होते हैं जो पाले जाते हैं उसको, उसका जो एक तरह से मांस जो होता है, चमड़ा होता है, उसको एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से संशोधित करके, यानी वैज्ञानिक तरीके से उसको फिल्टर करके बढ़िया से फ्रीजिंग करके डब्बा में पैक किया जाता है। उसके बाद क्या करके किया जाता है कि विश्व में अलग अलग बाजारों में सप्लाई कर दिया जाता है। विश्व के बहुत सारे बाजार हैं, बहुत सारा बाजार है, तो यहाँ से क्या करते हैं, बाहर देश भेज दिए जाते हैं, बहुत सारे देश मतलब यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। विश्व के अनेक बाजारों में निर्यात किया जाता है, यानी भेजा जाता है, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र, अब देखिए प्रमुख क्षेत्र क्या हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएसए एवं यूरुग्वे। आपको पूछा जा सकता है कि वाणिज्य पशुधन पालन के प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखें, या फिर वाणिज्य पशुधन पालन के निम्न में से पशु जो होते हैं कौन सा क्षेत्र है। आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है। वाणिज्य पशुधन पालन के जो क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना, यूएसए और कौन, यूरुग्वे, ठीक है, यूरुग्वे। ये लाइन आपको याद रखना, ये लाइन आपको किसी हाल में भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब आप समझ लिए वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है। आगे आपको समझना है कृषि, आगे क्या समझना है, कृषि, कृषि यानी फार्मिंग, ठीक है। कृषि का तो मतलब आप लोग समझते हैं, कृषि का मतलब क्या होता है समझते हैं। जनरली जो कृषि का मतलब जो समझते हैं वो क्या समझते हैं, उत्पादन, वो लोग क्या समझते हैं, उत्पादन। लेकिन कृषि का मतलब सिर्फ खेती करना नहीं होता, सिर्फ उत्पादन करना नहीं होता। कृषि का मतलब पशुचारण भी होता है, क्या होता है, पशुपालन भी होता है। क्या होता है इसमें, पशुचारण
मछली पालन, सारे चीज इसमें आते हैं कृषि में, यानी फार्मिंग में, जैसे कि पोल्ट्री फार्म हो गया, ऐसे जितने भी फॉर्म होते हैं सारे चीज कहाँ आते हैं? कृषि में। सिर्फ कृषि का मन में ये बसा हुआ है कि कृषि का मतलब क्या होता है कि एक तरह से फसल का उत्पादन करना, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए परिभाषा दिया जरा आपको, कृषि का अर्थ होता है फसल उत्पन्न करने की वह प्रक्रिया, या फिर सॉरी, कृषि का अर्थ फसल उत्पन्न करने की प्रक्रिया, फसल उत्पादन, पशुपालन आदि कृषि कला जो होता है, आदि की कला जो है कृषि कहलाती है। या इसमें क्या क्या गया? पशुपालन भी हो गया, पशुपालन में क्या आ जाएंगे? मछली पालन भी आ जाएंगे। ये सब क्या है? कृषि है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ठीक है, कृषि एक प्राथमिक कार्य है। यहाँ पहले ही मैं आप लोगों को बता दिया हूँ उदाहरण में, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया, ठीक है। वह एग्जाम्पल के लिए जैसे करके मैं बता दिया हूँ कि जो प्राथमिक क्रिया में आता है, जो कृषि आता है, ठीक है, कृषि प्राथमिक क्रिया में आता है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो होता है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके क्या होता है कि उपयोग के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है, ठीक है। कृषि में एक तरह से मुख्य उद्देश्य यही होता है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके, उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को, मानवीय जरूरतों को पूरा करना, उसको पूर्ति करना, क्या मकसद है? किसका मकसद है? कृषि का मकसद है, ठीक है। कृषि में कौन कौन से चीज आते हैं? पशुपालन भी आते हैं, उसको फसल का उत्पादन भी आते हैं, ठीक है। और आगे पढ़ना है आपको निर्वाह कृषि, यानी सस्टेनेबल सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये क्या होता है? निर्वाह कृषि। देखिए यह कृषि मुख्य रूप से मानसून और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता क्षमता पर निर्भर करती है। ये जो होता है दो चीज पर निर्भर करता है, मानसून और प्राकृतिक क्षमता, यानी एक तरह से उर्वरता, यानी प्राकृतिक उर्वरता क्षमता, दो चीज पर कौन निर्भर करता है? कौन सा कृषि? निर्वाह कृषि, यानी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें जो होता है स्थानीय उत्पादों, यानी स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग किया जाता है। किसमें? निर्वाह कृषि में। निर्वाह कृषि का ये खासियत है, इसमें जो होता है स्थानीय उत्पाद जो होते हैं उसमें पूरा जो होते हैं सबका इस्तेमाल किया जाता है, सबका उपयोग किया जाता है। किसमें? निर्वाह कृषि में, ठीक है। अब आप समझ लिए कृषि क्या होता है, निर्वाह कृषि क्या होता है, कृषि क्या होता है, निर्वाह कृषि क्या होता है, ये सब चीज समझ लिए। चलिए ये वीडियो जो था ये फर्स्ट वीडियो था, और सेकंड वीडियो जो आएगा उसमें सारे चैप्टर का जो एक तरह से जो रिमाइंडर में बचा हुआ जो थ्योरी बचा उसको क्लियर करने का, उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक झलक कि इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 के, यानी एक तरह से जो चैप्टर 5 पढ़े प्राथमिक क्रिया ज्योग्राफी का, तो ये सब क्या क्या पढ़े, तो क्या क्या पढ़े, यानी निर्वाह कृषि के बारे में पढ़े, कृषि क्या होता है ये सब पढ़े। उसके बाद जो होता है वाणिज्य कृषि, यानी वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स से पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? पशु यानी चलवासी पशुचारक क्यों घट रही है, इसके दो कारण है। ऋतु प्रवास यानी सीजन माइग्रेशन क्या होता है, इसको डिटेल्स में पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े? चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, उत्तरी अफ्रीका का अटलांटिक क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका तथा मेडागास्कर द्वीप है, तीसरा क्षेत्र पढ़े। यानी चलवासी पशुचारण के 3 क्षेत्र पढ़े, प्रमुख क्षेत्र। चलवासी पशुचारण क्या होता है ये सब भी पढ़े। चलवासी पशुचारण क्योंकि चल चल करके एक तरह से पशु का चारण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? चलवासी पशुचारण कहते हैं। हार्डिंग क्या होता है, पशुचारण क्या होता है, ये सब चीज पढ़े। प्रमुख एरिया जो होते हैं ये सब आते हैं। उसके बाद च्युइंगम क्या होता है, चिकल होता है, जिस जो शेष बचता है उसको क्या कहते हैं? चिकल कहते हैं। और जो च्युइंगम जो बचता है बनता है किस पौधे से बनता है? किस पौधे का दूध से? यानी जेपोटा नाम का वृक्ष, जेपोटा नाम का जो वृक्ष है उसी का दूध से बनता है च्युइंगम। पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग के बारे में पढ़े। कोर का जो बनाया जाता है पत्तियों के भाग से बनाया जाता है, और कुनियन के लिए छाल का उपयोग किया जाता है, और चमड़ा के लिए भी पेड़ के तने का उपयोग जो होता है बलाटा, गोंद और रोल बनाने के लिए किया जाता है। यानी विभिन्न भाग का जो उपयोग किया जाता है पेड़ के, जो उसके बारे में पढ़े। संग्रहण के बारे में पढ़े। संग्रहण का मतलब क्या होता है? कलेक्शन, यानी कलेक्ट करना, जगह एक जगह इकट्ठा करना, जमा करना। 3 पैमाने पर संग्रहण किया जाता है, जीविकोपार्जन, वाणिज्यिक और संगठित, ये सब चीज पढ़े। और एक तरह से 3 संग्रहण के जो विश्व में 2 क्षेत्र हैं, यानी भोजन संग्रहण के विश्व में 2 क्षेत्र हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। पहला क्षेत्र पढ़े उच्च अक्षांश के क्षेत्र, इसमें कौन कौन सा? नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ यूरेशिया और साउथ चिली आते हैं। उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र पढ़े निम्न अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आते हैं। ये 2 क्षेत्र पढ़े जिसमें भोजन संग्रहण किया जाता है विश्व के लेवल पर, विश्व स्तर पर संग्रहण क्या होता है इसके बारे में पढ़े। प्राचीन काल के आखेटक क्या होता है, यानी प्राचीन काल के आखेटक जो है कौन सा इस्तेमाल करते थे, हथियार के रूप में क्या इस्तेमाल करते थे। आखेटक क्या होता है, आखेट क्या होता है, हंटर हंटिंग क्या होता है, ये सब चीज पढ़े। प्राथमिक क्रियाकलाप में जो होता है वो कौन कौन सा क्षेत्र आता है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या क्या काम आते हैं, ये देखिए। संग्रहण का काम आते हैं पशुचारण, मछली पालन, आखेट, शिकार, लकड़ी काटना, कृषि, ये सब क्या है? खनन। ये खनन जो पढ़ेंगे आगे चल के पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में, खनन क्या होता है, ठीक है। ये खनन सब क्रिया किसमें आता है? प्राथमिक क्रिया यानी प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। उसके बाद में जो पढ़े हम लोग कैटेगरी पढ़े, यानी मानवीय क्रिया, जिसको क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया भी कहते हैं। आर्थिक क्रिया यानी जिसको क्या कहते हैं? मानवीय क्रिया भी कहते हैं। यानी बात बराबर होता है, आर्थिक क्रिया बोलिए या फिर मानवीय क्रिया बोलिए। इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला भाग है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। एग्जाम्पल भी ले लिया हूँ। प्राथमिक हो गया कृषि, दूसरा द्वितीयक हो गया निर्माण उद्योग, तीसरा हो गया जिसमें उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल है। तृतीय क्रिया को आप लोग को याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। चतुर्थक क्रिया इसमें सूचना
आधारित प्रौद्योगिकी यानी सूचना आधारित जो भी काम होते हैं लैपटॉप वगैरह से जो भी काम करते हैं वो सब काम किस में आते हैं, चतुर्थक क्रिया में आते हैं। रेलवे एसएससी जो बैंक जो होते हैं, रेलवे मैनेजर जो होते हैं वो बैठ करके सिर्फ सूचना अधिग्रहण करते हैं और एक तरह से सूचना का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं रेलवे स्टेशन में बैठ के। तो ये जो काम आते हैं कौन सा कैटेगरी में आएंगे, चतुर्थक क्रिया के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो होता है आर्थिक क्रिया क्या होता है वो सब चीज बारे में समझे, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है इसको एक तरह से डिफाइन करके समझे। मानव का वह सारी क्रिया जिसके कारण जिससे वह आय की प्राप्ति करता है, इनकम प्राप्त करता है, उसको क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। ये चैप्टर 5 था ज्योग्राफी का। चैप्टर 5 काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्राइमरी एक्टिविटीज प्राथमिक क्रिया, हम बहुत सारा क्वेश्चन तो एक तरह से इसमें जो कवर किए, बहुत सारे एक थ्योरी कवर किए। ठीक है, सेकंड वीडियो आएगा, सेकंड वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरा थ्योरी एक तरह से कंप्लीट करा लिया जाए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। ठीक है, और वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में अच्छी खासी मेहनत लगती है। ठीक है, प्लीज लाइक करते हैं और प्लीज आप लोग बताइए कि आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता। प्लीज कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में आप लोग एक तरह से ये करते हैं, मतलब ये दिखाते हैं, मतलब जो है इतना ये नहीं दिखाना, लेजीपन नहीं दिखाना। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता। अगर समझ में नहीं आता तो फिर दूसरा वे अपनाएंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे, क्योंकि जो नोट्स बनाते हैं काफी सिंपल भाषा में आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूँ। जो काफी सिंपल नोट्स जब बनता है हम लोग का, जब पीडीएफ बनकर तैयार होता है तो काफी सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग अगर एक तरह से बताइएगा कि हम लोग को समझ में नहीं आता तो फिर हम एक तरह से उसमें चेंजिंग लाने का कोशिश करेंगे। अगर समझ में आता तो फिर भी बताइएगा। जी सर समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।